वेलकम सभी को मिशन जेपीसी मेंस 2024 के तहत हम लोग जेपीसी मेंस की तैयारी करने में लगे हुए हैं। और इस क्लास में हम लोग, मैं पहले भी बता चुका हूं, एक परीक्षार्थी की तरह परीक्षा की तैयारी कैसे करते हैं और विभिन्न प्रश्नों के अगर पूछा जाए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाए तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। और हम लोग पेपर 5 के ग्रुप ए नेशनल इनकम टॉपिक पर हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और आज मैं आपको बता दूं, ये जो क्लास है ये है नेशनल इनकम का पार्ट 9 है, यानी नेशनल इनकम का ये 9वां क्लास है। तो आप सबों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मिशन जेपीसी मेंस 2024 में सफलता प्राप्त करनी है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और सभी वीडियो को बारी बारी से देखिएगा, तभी, और एक के बाद ही देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आज मैं एक नए जो बात करने जा रहा हूं वो है कि प्रत्येक टॉपिक पर, मैं आप लोग पहले भी बता चुका हूं कि प्रत्येक टॉपिक पर मैं पहले बात करूंगा, पहले कंसेप्ट को मैं समझाने का प्रयास करूंगा, उससे रिलेटेड जो भी मैटर होंगे उनको मैं आपको क्लियर करूंगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में उस टॉपिक से जो भी मेंस के लिए संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों को मैं लूंगा और उसके उत्तर आप कैसे लिखेंगे, उसके उत्तर में किन किन चीजों को शामिल करेंगे, उन सबको मैं आप पर डिस्कस करूंगा। तो उसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे। एक पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन जो मैं लिया हूं वो है, पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए तथा राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण के बीच संबंध बताइए। यह प्रश्न को मैं लिया हूं और इस प्रश्न के उत्तर में आप किस तरह लिखेंगे, इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे लिखेंगे जिससे आपको इस 40 मार्क्स में, इस 40 मार्क्स में आपको कम से कम 28 नंबर मिल जाए, कम से कम 28 नंबर मिल जाए। और इससे अधिक अगर आप और अच्छा से लिखते हैं, जो जितने मेरी बातों को कहे हुए को लिखने का प्रयास करते हैं, तो इसमें अधिक से अधिक आप इसमें उत्तर मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए तथा राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण के बीच संबंध बताइए। एक्सप्लेन द डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, व्हाट आर द रिलेशनशिप बिटवीन नेशनल इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देखते हैं, हम लोग कैसे लिखेंगे। तो आंसर हम लोग लिख रहे हैं, तो देखिए सबसे पहले इस आंसर में क्या क्या शामिल होगा, क्या होगा, वो आपके सामने मैं सबसे पहले बता दे रहा हूं कि हमको सबसे पहले संक्षेप में राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखनी है। देन हमको जो क्वेश्चंस का पार्ट है राष्ट्रीय आय की अवधारणा को लिखना है, और सबसे उसका एंड पार्ट जो है, दूसरा क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक कल्याण के बीच संबंध को बताने का प्रयास करना है, और अंत में हमको निष्कर्ष या अपना विचार प्रस्तुत करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी भी लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर लिखना है तो आप हमेशा संतुलित या बैलेंस्ड वे में आंसर लिखने का प्रयास कीजिएगा। तो अगर मेरा यह प्रश्न पूछा गया है तो अगर हम इतना चीज शामिल करते हैं तो इस उत्तर को हम लोग कहेंगे एक बैलेंस्ड आंसर कहेंगे, बैलेंस्ड या संतुलित आंसर हम कहेंगे। लेकिन अब आपको समझ में आना चाहिए कि हमको एक क्वेश्चन में 40 मार्क्स है और एक प्रश्न में 35 मिनट मिलेगा, तो कैसे आज जो मैं आंसर बताऊंगा उतना चीजों को आप कैसे 35 मिनट में लिख सकते हैं। उसके लिए आपको तो R3 रीड, राइट एंड रिवाइज कंटिन्यूअस करनी होगी, और तभी आपको ये इस प्रश्न का उत्तर आप 35 मिनट में पूरी तरीके से जो मैं बातें कहूंगा उसको आप अच्छी तरह से लिख पाएंगे। अन्यथा आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, नहीं लिख पाएंगे तो आपको जानते हुए भी आपको अच्छे मार्क्स की प्राप्ति नहीं होगी। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बात किया था कि सबसे पहले थोड़ी शब्दों में हम लोग राष्ट्रीय आय की परिभाषा को लिखेंगे। तो हम क्या लिखें, देख लीजिए। राष्ट्रीय आय एक समष्टिगत विचारधारा है, इसका क्षेत्र काफी व्यापक है। सामान्यतः कह सकते हैं कि यह एक राष्ट्रीय अवधारणा है, किसी देश की या अर्थव्यवस्था की एक वित्तीय वर्ष में विभिन्न संसाधनों से अर्जित आय राष्ट्रीय आय कहलाती है। दूसरे शब्दों में वैज्ञानिक रूप या विधिवत परिभाषा निम्न प्रकार दिया जा सकता है या निम्न प्रकार से दी जा सकती है। इन्वर्टेड कोमा में हमने लिखा है, किसी देश के घरेलू सीमा के अंतर्गत एक लेखा वर्ष या वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। यदि इस सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को जोड़ दिया जाए तथा एक लेखा वर्ष में हुए घिसावट व्यय को हटा दिया जाए एवं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को जोड़ दिया जाए तो जो राशि की प्राप्ति होगी वही राष्ट्रीय आय कहलाती है। यहां आप ये भी लिख सकते हैं, इसको आप NNPFC इजुकल टू
GDP-MP प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस डेप्रिसिएशन माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहां ध्यान देना है आपको, अगर इस प्रश्न में इस सिंबल का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं तो जो देखने वाला है, जो कॉपी चेक करने वाला है, इसके बारे में तो नहीं जानेगा। इसीलिए आपको इसके सामने एनएनपी का बारे में, उसका GDP-MP क्या है, NIFA क्या है, डी क्या है और NIT क्या होता है, इसको लिख देना पड़ेगा। यहां क्या लिखना पड़ेगा NNPFC में? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद साधन लागत पर। GDP-MP के बारे में लिखना होगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, और NIFA के बारे में लिखना होगा विदेश से प्राप्त शुद्ध साधन आय, और D बराबर घिसावट व्यय, और NIT बराबर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। कम से कम इतना चीजों को आपको लिख देना होगा। तो आप समझ सकते हैं सेंटेंस में लिखने से बेटर है कि अगर आप इस तरह से लिखेंगे तो आप इसको अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं राष्ट्रीय आय की अवधारणा। जो क्वेश्चंस का मेन पार्ट है राष्ट्रीय आय की अवधारणा, तो हम क्या लिखते हैं इसमें? राष्ट्रीय आय एक व्यापक अवधारणा है और इसमें कई अवधारणाएं शामिल है। इसको जानने के पहले हमें बाजार मूल्य और साधन लागत को समझना होगा। तो आपको मैं ऑलरेडी मेरी लास्ट क्लास में, जो भी मेरी लास्ट क्लास बाजार मूल्य और साधन लागत पर है, आप सभी वीडियो को देखें तभी जानिएगा। तब यहां बाजार मूल्य के बारे में और यहां साधन लागत के बारे में जरूर 2-3 लाइन में आप लिख सकते हैं, लिखना ही है। उसके बाद ये साधन लागत और बाजार मूल्य के बीच संबंध को बतलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इस इक्वेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो इससे उनको समझ में आ जाएगा कि जहां भी हम लोग MP और FC लिखेंगे तो उसका क्या तात्पर्य है, ये उनको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे इसके बाद लिखेंगे राष्ट्रीय आय में कुल 12 अवधारणा है। राष्ट्रीय आय में कितने अवधारणाओं को शामिल किया है? कुल 12 अवधारणाओं को शामिल किया गया है, और सभी अवधारणाओं को आप यहां लिखेंगे, टोटल 12 लिखेंगे, उनके हिंदी में लिखेंगे और उसका अंग्रेजी में पूरा फुल फॉर्म लिखेंगे और उसका शॉर्ट फॉर्म भी मेंशन कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि आगे जब हम एक एक अवधारणाओं का वर्णन करेंगे तो वहां शॉर्ट फॉर्म करके आप आगे चल सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग ऑलरेडी उसका जो लॉन्ग टर्म होगा उसको ऑलरेडी आप एक जगह लिख देंगे। तो इस तरह से अगर एक जगह अवधारणा 12 लिख देंगे, उसका हिंदी और अंग्रेजी लिख देंगे, तो कितना अट्रैक्टिव लगेगा, आप आंसर को समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं, एक एक करके GDP-MP के बारे में लिखना है। तो GDP-MP क्या होता है इसके बारे में मैं ऑलरेडी मेरी पीछे क्लास में बता चुका हूं, आप उस चीज को यहां लिख दीजिए, और GDP-MP का जो फॉर्मूला मैंने डेराइव किया था उसको भी यहां आप लिख दीजिए। उसके बाद दूसरे अवधारणा GNP-MP को लीजिए, उसके बारे भी जो 2-4 लाइन जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं उसको यहां आप लिख दीजिए, और फिर GNP-MP का जितने भी फॉर्मूला मैंने डेराइव किया था उस सभी फॉर्मूला को यहां आपको लिख देना है। एकदम इस तरह से फॉर्मूला बेस्ड लिखना है, क्योंकि ऑलरेडी इसका फुल फॉर्म क्या होता है ये ऑलरेडी आप लिख चुके हैं, और जहां नहीं लिखा हुआ रहेगा उस प्रश्न में तो तुरंत उसके जगह में उसका फुल फॉर्म को जरूर लिख दीजिएगा। जैसे x माइनस m यहां नया प्रयोग हुआ है तो यहां उसका पूरा लिखना होगा। नेक्स्ट आ जाइए, इसी तरह से 12 अवधारणाओं को एक एक करके लिख लीजिएगा। उसके बाद बताइएगा इस 12 अवधारणाओं में NNPFC, इसे ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, और हम लोग सामान्य शब्दों में राष्ट्रीय आय बोलते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसको एक्चुअल नाम, वास्तविक नाम क्या है? साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ही उसका वास्तविक नाम है, यह बता देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस का पार्ट है, जो क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट है वो है आपको राष्ट्रीय एवं आर्थिक कल्याण के बीच में संबंध को बताना है। तो इसमें आपको यह बताना है, क्या लिखना है? इसको जानने के लिए हम 2 विचारधारा को शामिल करेंगे, यानी राष्ट्रीय और आर्थिक कल्याण में संबंध को अच्छी तरह से जानने के लिए हमें 2 विचारधारा को शामिल करना होगा। पहला विचारधारा जो है वो क्या है? प्राचीन अर्थशास्त्रियों से संबंधित है। प्राचीन विचारधारा जो है वो किससे संबंधित है? वो किससे संबंधित है? प्राचीन अर्थशास्त्रियों से संबंधित है। प्राचीन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय का प्रयोग आर्थिक विकास एवं आर्थिक कल्याण से करते थे। यानी प्राचीन अर्थशास्त्री क्या करते थे? राष्ट्रीय आय का प्रयोग आर्थिक विकास और आर्थिक कल्याण से करते थे, और उनका मानना था कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो उस देश का आर्थिक विकास या आर्थिक कल्याण माना जाता है, वहीं यदि राष्ट्रीय आय में कमी होती है तो आर्थिक कल्याण में कमी आएगा। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री का मानना है कि यह विचार तर्कसंगत नहीं है, लॉजिकल नहीं है, क्योंकि विकासशील देशों में यह सही प्रतीत नहीं होता है। इसीलिए दूसरी विचारधारा जो है वो आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है, और
जो कि विकासशील देशों में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ यदि सामाजिक कल्याण बढ़ रही होती है तभी राष्ट्रीय कल्याण, आर्थिक कल्याण या आर्थिक विकास माना जा सकता है। यानी दूसरी विचारधारा जो है आधुनिक अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है, उनका मानना है, और उनका विचारधारा विशेष करके किन देशों से संबंधित है? विकासशील देशों से संबंधित है। और उनका मानना है यदि इन देशों में या इन अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ सामाजिक कल्याण बढ़ती हुई होती है, बढ़ रही होती है, तभी हम उसको आर्थिक विकास या आर्थिक कल्याण मानते हैं। और सामाजिक कल्याण में वृद्धि तभी संभव है जब उस अर्थव्यवस्था में आय की असमानता में कमी हो, पर्यावरण प्रदूषण में कमी हो, बेरोजगारी में कमी हो, गरीबी में कमी हो आदि शामिल किया जाए। यानी राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ हमें अन्य कंपोनेंट या अन्य तत्वों को भी शामिल करना पड़ता है और उनको भी देखना पड़ता है। केवल राष्ट्रीय आय में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए विकासशील देशों में हम आर्थिक विकास को नहीं कह सकते हैं। हमें उसके साथ साथ अन्य तत्वों जैसे गरीबी में कमी, आय की असमानता में कमी, पर्यावरण प्रदूषण में कमी, इन तत्वों को भी शामिल, रोजगार में वृद्धि, इन सभी तत्वों को शामिल करना पड़ता है। तभी हम देख सकते हैं कि वो राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक विकास का सूचक है या आर्थिक विकास को बतला रहा है। ये इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय में वृद्धि के बजाय क्या लेते हैं? हरित राष्ट्रीय आय में वृद्धि को कल्याण का मापक मानते हैं। इसीलिए आधुनिक अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय में की बजाय हरित राष्ट्रीय आय को क्या मानते हैं? आर्थिक कल्याण का मापक मानते हैं। अब देखिए प्रोफेसर पीगू के द्वारा राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण के संबंध को दो आधारों पर मापा है, दो आधारों पर मापने का प्रयास किया है। एक तो राष्ट्रीय लाभांश को आप राष्ट्रीय आय कह सकते हैं कि आकार में परिवर्तन का आर्थिक कल्याण पर प्रभाव, और राष्ट्रीय लाभांश के वितरण में परिवर्तन का आर्थिक कल्याण पर प्रभाव। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय के या राष्ट्रीय लाभांश के आकार में परिवर्तन का आर्थिक कल्याण पर प्रभाव और राष्ट्रीय लाभांश के वितरण में परिवर्तन का आर्थिक कल्याण पर प्रभाव। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट लेते हैं, राष्ट्रीय आय के आकार में परिवर्तन का आर्थिक कल्याण पर प्रभाव। सामान्यतः हम राष्ट्रीय आय और आर्थिक कल्याण को कैसा मानते हैं? समानार्थी मानकर चलते हैं या समानार्थी शब्द मानते हैं। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो लोगों का आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है तथा राष्ट्रीय आय में कमी होने पर आर्थिक कल्याण में कमी आती है। ऐसा ही माना जाता है, प्राचीन अर्थशास्त्री ऐसा ही मानते थे। लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्री कहते हैं ऐसा तभी संभव है जब निम्नलिखित आवश्यक शर्त पूरी हो। यानी राष्ट्रीय आय बढ़ने पर आर्थिक कल्याण तभी होगा जब निम्न शर्तें पूरी होनी होंगी। क्या क्या शर्तें हैं? यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये देखिए ये सिंबल का मतलब बढ़ रही है, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, लेकिन आपको एग्जाम में आप क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सेंटेंस बना दीजिएगा। यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है लेकिन गरीबों की आय में कमी होती है, ये कमी होती है, तो यह आर्थिक कल्याण नहीं है। यानी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है लेकिन देश में या अर्थव्यवस्था में गरीबों की आय घट रही है, तो हम इसे आर्थिक कल्याण नहीं मानेंगे। कब मानेंगे? जब राष्ट्रीय आय बढ़ रही है, बढ़ने के साथ साथ यदि गरीबों की आय भी बढ़ने लगे तब उसे आर्थिक कल्याण माना जा सकता है। ये पहला शर्त हो गया। दूसरा शर्त क्या है? यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ लोगों को अधिक मात्रा में सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त हो या प्रदान की जाए तो उनके कल्याण में वृद्धि होगी, यानी तभी उसे आर्थिक कल्याण माना जाएगा। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और लोगों को स्कूल फैसिलिटी में कमी आ रही है, विद्यालय में कमी आ रही है, रोड खराब हो रहा है, रोड खराब मिला हुआ है, रोड अच्छी नहीं बन रही है, फिर क्या हो रही है? अस्पताल की सुविधा में कमी आ रही है, डॉक्टर की संख्या कम हो रही है, तो हम क्या कहेंगे? राष्ट्रीय आय में बढ़ने के साथ साथ उसे आर्थिक कल्याण नहीं माना जाएगा। लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ यदि सार्वजनिक सेवाओं में वृद्धि हो रही है, उनका अधिक सेवाएं मिल रही है लोगों को, तो हम उसे क्या मानेंगे? आर्थिक कल्याण में वृद्धि मानेंगे। तीसरा शर्त है, यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ ही गरीबों की आय भी बढ़े लेकिन गरीब लोग उस बढ़ी हुई आय का उपभोग अनावश्यक रूप से जैसे जुआ, शराब आदि में खर्च करें, तो इसे भी आर्थिक कल्याण नहीं माना जाएगा। यानी राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ गरीबों की आय बढ़े लेकिन गरीब लोग उस बढ़ी हुई आय का उपभोग क्या करें? सकारात्मक चीजों में करें, पॉजिटिव वे में करें, नेगेटिव एस्पेक्ट्स रूप में उसका उपभोग ना करें, तभी हम उसे आर्थिक कल्याण मानेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, नंबर डी या चौथा शर्त जो है, यदि मजदूरों का शोषण करके राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो यह भी आर्थिक कल्याण नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट शर्त है, यदि जिस अनुपात में राष्ट्रीय आय बढ़ रही है उससे अधिक अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो तो इसे भी आर्थिक कल्याण नहीं माना जाएगा। यानी यदि राष्ट्रीय आय
पहले से 2 गुना हो जाए और जनसंख्या पहले से 4 गुना हो जाए तो इसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि को आर्थिक कल्याण नहीं माना जाएगा। यानी राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ जनसंख्या कंट्रोल में रहे, जनसंख्या नियंत्रित में रहे, जनसंख्या धीरे से बढ़े, तभी उस अर्थव्यवस्था या देश का आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। दूसरा आते हैं राष्ट्रीय लाभांश के वितरण में परिवर्तन का आर्थिक कल्याण पर प्रभाव। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और बढ़ी हुई आय का वितरण निर्धन वर्गों की ओर किया जाए, यानी सिंपल भाषा में सामान्य शब्दों में समझिए, यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ गरीबों की आय बढ़े, लोगों के रोजगार अधिक से अधिक मिले, तो इसे हम कहेंगे आर्थिक कल्याण हो रही है। लेकिन यदि ऐसा हो, राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ समाज में आय एवं धन के वितरण में असमानता आए, तो उसे आर्थिक कल्याण नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि राष्ट्रीय आय में बढ़ने के साथ साथ समाज में आय एवं धन के वितरण में समानता आए, निर्धन वर्गों की आय में वृद्धि हो, तो इसे हम आर्थिक कल्याण मानेंगे। कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहां। अंत में जो क्वेश्चन का सबसे अंतिम भाग है, निष्कर्ष के रूप में आपको बैलेंस वे में जब भी लिखेंगे तो एक आपको निष्कर्ष जरूर देना है। तो इस तरह से कहेंगे, क्या लिखेंगे? अंततः कहा जा सकता है राष्ट्रीय आय आर्थिक विकास का एक मापक है, लेकिन वास्तविक आर्थिक विकास को जानने के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय एवं पर्यावरण प्रदूषण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। विशेषकर विकासशील देशों में ऐसा करना अति आवश्यक है। तो इस सेंटेंस में, जो निष्कर्ष में जो सेंटेंस लिखे हैं, इससे क्या पता चल रहा है कि राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास के बीच में संबंध पाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि सदैव आर्थिक कल्याण में वृद्धि को नहीं बतलाएगा। राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक कल्याण में वृद्धि को तभी बतलाएगा जब हम अन्य शर्तों जैसे प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, पर्यावरण प्रदूषण की को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए बात करेंगे, इसको देखेंगे, तभी वह राष्ट्रीय आय में वृद्धि आर्थिक कल्याण में वृद्धि को बतला पाएगा। तो अब बताइए, आप सभी इस आंसर को देख रहे होंगे। मेरे आंसर्स का जो एक एक्सप्लेनेशन है, क्लासिफिकेशन है या एनालिसिस है, इसको आपने देखा होगा। अब बताइए, अगर आप इतना आंसर लिखते हैं 35 मिनट में, इन चीज़ों का समावेश करते हुए आप लिखते हैं, तो आप समझिए आपका उत्तर कितना अच्छा होगा और दूसरों से डिफरेंट होगा और आपको अच्छा मार्क्स मिलना तय है मित्रों। तो इतना आपको 35 मिनट में लिखना है। सोच लीजिए आपको कैसे करना है। ऑलरेडी मैंने एक प्रश्न लिया है और 35 मिनट में क्या क्या चीज़ आपको उस आंसर में शामिल करना है उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑलरेडी मेरी लास्ट क्लास के जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी इन आंसर से संबंधित जो भी जरूरत की चीजें हैं उसको मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। उसको वहां से इसको देखिए और इस प्रश्न का उत्तर आज ही इसको बना डालिए। मैं प्रत्येक दिन 1 या 2 या 3 भी प्रश्न लूंगा। जैसे जैसे मैं समय बढ़ता जाएगा मैं आपको काफ़ी स्पीड की ओर स्पीडली काम करूंगा। क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, इसीलिए मैं आप लोग को एक परीक्षार्थी को उस लायक बनाते हुए, उस ढलते हुए मैं आगे काम करना चाह रहा हूं। और आप प्रत्येक दिन नोट्स को बनाते जाइए। ये नहीं कि अगले दिन आएगा तो बनाएंगे। अगर ऐसा आप कर रहे हैं मित्रों तो आप समझिए कि आप गलत कर रहे हैं, आप अपने तैयारी को धोखा दे रहे हैं। अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता होगा तो इसको जरूर लाइक कीजिए। नहीं भी लाइक कीजिएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये फर्क आप पर पड़ने वाला है। इसीलिए और एक चीज ध्यान दीजिए, यदि वीडियो अच्छा नहीं लगता होगा तो मैं बार बार कहता हूं समय बहुत मूल्यवान है, समय मत गंवाइए, तुरंत स्किप कीजिए और वीडियो को मत देखिए। सब्सक्राइब भी मत कीजिए। मैं कभी भी सब्सक्राइब करने नहीं बोलता हूं, ऐसा करके मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन मैं आप लोग के लिए कर रहा हूं और एक परीक्षार्थी की तरह परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं। तो अगर आपको लग रहा है तो आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और इसका लाभ उठाइए। इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस में इसी तरह से मिलेंगे और एक एनालिसिस के साथ पूरे आंसर में आप क्या क्या लिखेंगे मैं लिख करके बताने का प्रयास करूंगा। सभी चीज को तो नहीं लिख सकता हूं, ऑलरेडी मेरी क्लास में लिखा हुआ है, तो इसीलिए एक मोटे तौर पर मैं लिखकर आपको उस आंसर को कंप्लीट बनाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए अगले वीडियो में इसी तरह से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, तैयारी करते रहिए और अपने उद्देश्य में सफल हों। इसी के साथ सभी का धन्यवाद। जोहार।